बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। इससे पिछले वीडियो में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस वीडियो टॉपिक में हम अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सेकंड पार्ट यानी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो वो हम सब इसी में कवर करेंगे। स्वात रीजन के ऑथेंटिक स्लाइड्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। वो जो हम बार बार कार्डियोवास्कुलर में पढ़ रहे हैं कि ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ब्लड है क्या? ये हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है जो कि बेसिकली हमारे पास प्लाज्मा और दूसरे टाइप्स ऑफ सेल्स और उसके फ्रेगमेंट्स से मिलकर जो है वो हमारे पास ब्लड बनता है। ये हमारे पास बॉडी का सिर्फ़ और सिर्फ फ्लूइड टिश्यूज़ है। बाकी तमाम टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हैं। ये जो हमारे पास है ये फ्लूइड टिश्यूज़ का है। हमारे पास नॉर्मल एवरेज ब्लड वॉल्यूम जो है वो 5 टू 6 लीटर जो है मेल में है और 4 टू 5 लीटर जो है वो हमारे पास फीमेल में है। ब्लड तकरीबन हमारे पास जो है बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स। जो 55% ब्लड की स्ट्रक्चर से कंपोजिशन है वो प्लाज्मा है, जिसमें 90% वाटर है और 10% जो है डिफरेंट सॉल्यूट्स होंगे। इसके अलावा हमारा जो ब्लड है वो 45% उसमें ब्लड सेल्स शामिल होते हैं। अब वो ब्लड सेल्स कौन से हैं और उनका क्या फंक्शन है उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इसका जो कलर है ये जो है डार्क रेड होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है ये हमारे पास जो है बिल्कुल ब्राइट रेड होता है, और जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डल रेड होता है। इसके अलावा जो ब्लड का पीएच होता है वो न्यूट्रल रहता है, यानी कि 7.35 से 7.45 के दरमियान में होगा। और ये थोड़ा सा अल्कलाइन, यानी ये कि इसका जो पीएच है वो थोड़ा सा हाई हो सकता है। अगर किसी जगह पर किसी सेल्स के लिए जो है वो अल्कलाइन मीडियम चाहिए तो उसके लिए पीएच जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है। जो ब्लड का टेम्परेचर है वो हमारे पास जो बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा जो है वो हाई रहता है, और हमारे पास ब्लड जो है वो थिक होता है, गाढ़ा होता है। और हमारे पास वाटर और अगर ब्लड को कंपेयर किया जाए तो ब्लड उससे 5 गुना जो है वो ज़्यादा जो है वो थिक है, यानी गाढ़ा है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है, सेंट्रीफ्यूज सिस्टम हम इसको बोलते हैं। इसमें हम पेशेंट से ब्लड लेते हैं, उसको एक ट्यूब में डालते हैं और ये हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। इस मशीन में जब हम इसको डालते हैं तो ये जो है हमारे पास जो ब्लड है, जिसमें हमने उसके 2 टाइप कंटेंट्स पढ़े हैं, एक उसके रेड ब्लड सेल्स और एक उसका प्लाज्मा, यानी ये उसके ब्लड सेल्स और एक प्लाज्मा। तो ये इस सेंट्रीफ्यूज की मदद से ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इसी सेंट्रीफ्यूज सिस्टम की वजह से हमारे पास जो है ब्लड अपने दोनों हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है ब्लड सेल्स 45%। ये जो सेल वाला पार्ट है ब्लड का, तो इसमें हमारे पास 3 सेल्स शामिल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और एक है हमारे पास प्लेटिलेट्स। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, जो 55% ब्लड जो है वो प्लाज्मा से बना हुआ है। इस प्लाज्मा में जो है वो हमारे पास 90% वाटर है और 10% जो है वो हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस जो हैं ये परफॉर्म करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज का जो है वो सबसे मेन फ़ायदा ये है कि ये दोनों कंटेंट्स को अलग कर देता है। तो ये हमारे पास देखिए, ये जो येलो आपको नज़र आ रहा है ये प्लाज्मा है, और ये जो आपको रेड नज़र आ रहा है ये बेसिकली वही सेल्स होते हैं जो कि 45% ब्लड जो है वो इनमें कंटेन होता है। अगर हम इनको गौर से देखें तो इनमें हमारे पास जो है 3 टाइप्स आती है। एक है ये रेड ब्लड सेल्स, और एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और एक हमारे पास जो है ये जो कैपिलरीज होती हैं, तो ये प्लेटिलेट्स होते हैं। ये कैपिलरी लेवल पर भी पाए जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट वेसल्स में ये पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो ब्लड प्लाज्मा है, जो कि ब्लड 55% जो ब्लड है वो प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। इसमें 90% वाटर हैं और जो 10% इसमें सॉल्यूट शामिल हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, प्रोटीन्स इसमें शामिल हैं, एल्ब्यूमिन हो गए, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस इसमें शामिल हैं, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम और वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये सारे उन 10% ऑफ प्लाज्मा में हैं जो कि
90% वाटर के साथ जो 10% सॉल्यूट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें उनमें शामिल हैं। ब्लड प्लाज्मा जो हमने अभी पढ़ा कि ये जो है हमारे पास ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब इनमें जो हमारे पास इनमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं एल्ब्यूमिन, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीबॉडीज़ भी होते हैं जो कि बॉडी के पैथोजेंस को, एंटीजेंस को जो है बॉडी से रिमूव करने में मदद करते हैं। तीसरा इसमें क्लोटिंग प्रोटीन्स होती हैं। जब कहीं भी हमारे पास किसी भी वेसल की इंजरी हो जाए तो ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स वहाँ पर जाते हैं और उस ब्लड को जो है वो क्लॉट करने में जो है वो मदद करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको एक चीज़ जो है, आपका अगर हाथ ज़ख्मी हो जाए, उससे खून बहने लग जाए, तो जब आप उसको प्रेशर देते हैं तो कुछ देर बाद जो है वो जो ब्लड होता है वो रुक जाता है और आप देखते तो उस पर जो है कुछ कोई चीज़ जो है जमा हो जाती है, तो वो बेसिकली वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। अच्छा, अभी अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें, जो 45% ब्लड जो है वो ब्लड सेल्स से बना है। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आती हैं। अब हम ये जो 3 सेल्स हैं, यानी कि जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटिलेट्स हैं, तो अब हम इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रेड पोर्शन, यानी रेड ब्लड सेल्स आते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 4 to 6 मिलियन होते हैं ब्लड के अंदर। इनकी एनाटॉमी इस तरीके से होती है कि ये हमारे पास सैल्मन कलर्ड, यानी डार्क बिल्कुल रेड कलर होता है। बाइकनकेव डिस्क इनमें होती है। ये ए न्यूक्लिएटेड, इनमें कोई न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता। इनके अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जिनमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन वो पिगमेंट होता है, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को जो है पूरी बॉडी में, ब्लड में वो पाए जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स में, और वो पूरी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो सप्लाई करते हैं, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी सप्लाई करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट पोर्शन, ये हमारे पास क्या है, 4000 से 11000 जो है तक ये ब्लड में पाए जाते हैं। ये जो है ब्लड, इनमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इम्यून सेल्स के अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर अपना परफॉर्मेंस देते हैं। ये इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, इनके सब टाइप्स में आती हैं। इनका बेसिकली फंक्शन इम्यून फंक्शन है, यानी कि एंटीजन को किल करना, एंटीजन को पकड़ना, यानी ये डिफरेंट जो हमने इम्यून सिस्टम में जो हम सेल्स पढ़ते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, नेचुरल किलर्स होते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी में घूमते हैं, एंटीजन्स को जो है वो पकड़ते हैं। या अगर कोई बॉडी में जो है एंटीजन आया है तो ये उस एंटीजन को जो है वो मारते हैं। इनमें हमारे पास जो है एक ग्रेन्यूल्स वाले होते हैं और एक ग्रेनुलोसाइट्स सेल्स हमारे पास होते हैं। अब हमारे पास जो है इनमें जो पहली टाइप आती हैं वो होती है न्यूट्रोफिल्स। ये तकरीबन 40 से 70% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल से बने होते हैं। ये साइटोप्लाज्म को जो है वो पिंक स्टेन दे सकते हैं और इनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। वो ग्रेन्यूल्स की वजह से जो है ये हमारे पास जो है देखने में, अगर हम इनको माइक्रोस्कोपिक देखना चाहें तो ये बहुत मुश्किल से, क्योंकि इनके ऊपर पूरे ये जो आपको ये स्ट्रक्चर में भी छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, ये तो इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं। अच्छा, ये जो है इनके अंदर हमारे पास जो है पर्पल कलर का न्यूक्लियस वो पाया जाता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ अटैच होता है। फंक्शन इसका इम्यून फंक्शन है, तो ये फेगोसाइट्स होते हैं, यानी कि ये आने वाले हर एंटीजन को खा जाते हैं। अब यूसिनोफिल्स, ये तकरीबन 1 से 4% वाइट ब्लड सेल जो है यूसिनोफिल्स होते हैं। ये हमारे पास जो है साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ये छोटे रेड रेड आपको जो नज़र आ रहे हैं, तो ये इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि ये पैरासाइटिक वॉर्म को किल करते हैं, एलर्जी अटैक्स को इंक्रीज करते हैं, यानी कि बेसिकली ये हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स के तौर पर जो है वो ये यूज़ होते हैं। अगर हम दूसरे सेल टाइप की बात करें तो ये हमारे पास ये बेजोफिल्स हैं, ये भी ग्रेन्यूलर सेल टाइप्स हैं। तकरीबन 0 से 1% वाइट ब्लड सेल्स इन पर कंसिस्ट करती हैं। ये हमारे पास जो है इनमें कुछ ब्लू और पर्पल ये जो मिक्स हैं, इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। फंक्शन इनका ये है कि ये हिस्टामीन इनके अंदर होता है जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन का फंक्शन जो है ये परफॉर्म करेंगे। अब जो इम्यून सिस्टम हमने पढ़ा है बेजोफिल्स, उसमें जो हमने पढ़ा है कि हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी का लेक्चर आप मेरा चैनल पर देख लें, उसमें बेजोफिल्स का जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी में जो है एक मेन रोल है। तो ये बेसिकली हिस्टामीन इनके अंदर होता है। अब हम
करते हैं वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ए ग्रेनुलोसाइट, इसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स हमारे पास इसमें आ जाती हैं, जिसमें 1500 से 3000 होते हैं। तकरीबन 20 से 45% वाइट ब्लड सेल लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब ये भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इनके अंदर लिम्फोसाइटिक सेल्स होंगे, बी सेल्स, टी सेल्स हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ट्यूमर्स, वायरसेस, एंटीजेंस इनके खिलाफ ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये शो करते हैं। डिफेंस सिस्टम भी माइक्रोबायोलॉजी में मौजूद है, तो आप वह डिटेल से देख सकते हैं। अब आते हैं हम मोनोसाइट्स पे। मोनोसाइट्स तकरीबन 4 to 8% वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और काम इनका फेगोसाइट्स हैं। फेगोसाइटोसिस करेंगे। फेगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि ये जाएंगे, एंटीजन को खा लेंगे और उसकी जो डेब्रिज होंगी उसको बॉडी से रिमूव कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स एंड करता है। अब हम पढ़ते हैं अपना प्लेटिलेट्स, जो थर्ड टाइप ऑफ ब्लड सेल है। तकरीबन ये जो प्लेटिलेट काउंट है 250,000 से 500,000, ये आप लोगों ने बिल्कुल रटा करके याद कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। अच्छा, ये हमारे पास सेल के इरेगुलर शेप फ्रेगमेंट्स होते हैं, डीप पर्पल होते हैं। अच्छा, इनका जो नॉर्मल काम है, ये जाते हैं और इनके अंदर ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो फैक्टर 8 है, चाहे जो भी है, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि कहीं पे इंजरी हो गई है, ब्लड वेसल्स जो है वो इंजर्ड हो गया है, ब्रोक हो गया है, वहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये वहाँ जाएंगे और ब्लड क्लॉट करेंगे ताकि वो जो ब्लड है वो रुक जाए। जिस प्रोसेस के थ्रू ये जो ब्लड फॉर्मेशन होती है, इसको हम हीमोपायोसिस बोलते हैं। अब बिफोर बर्थ, यानी कि अभी वो जो है फीटस है, यानी मदर के पेट में है, वो अभी पैदा भी नहीं हुआ, ये जो हीमोपायोसिस होता है, ये हमारे पास एम्ब्रियो की यॉक सेक में उसके जो फर्स्ट डेज होती हैं डेवलपमेंट की, तो ये उसमें जो है वो बनना शुरू करता है। उसके बाद जो है हमारे पास देन लिवर में, फिर स्प्लीन में, फिर थाइमस में और फिर लिम्फ नोड्स में ये प्रोसेसेस जो है वो स्टार्ट होना शुरू करती हैं। लेकिन एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि फर्स्ट प्रोसेस बिफोर बर्थ जो है यॉक सेक में शुरू होता है। उसके बाद जो है हमारे पास रेड बोन मैरो, ये इसका प्राइमरी साइट बन जाता है। अब बोन मैरो हमने स्पाइनल कॉलम में पढ़ा है, स्पाइनल कॉलम में हमारे पास बोन मैरो मौजूद होता है, जिसमें रेड बोन मैरो था, येलो बोन मैरो था। तो ये जो होम्योपायोसिस होता है, ये बेसिकली रेड बोन मैरो से जो है ये वहाँ पर उसका प्राइमरी साइट है, यानी कि ये बर्थ के पहले 3 मंथ में, यानी बिफोर बर्थ में, ये वहाँ पर जो है वो उसका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। और ये जब वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि होम्योपायोसिस का फर्स्ट प्रोसेस यॉक सेक में हुआ, लिवर स्प्लीन में हुआ, देन अभी होम्योपायोसिस का जो है वो पूरा प्रोसेस रेड बोन मैरो से तकरीबन बर्थ के तकरीबन 3 मंथ पहले जो है वो स्टार्ट हो गया रेड बोन मैरो में। 3 मंथ बाद जब वो उसको बच्चा पैदा भी हो गया और वो थ्रू आउट उसके लाइफ अब ये जो हीमोपायोसिस है ये अब रेड बोन मैरो में उसके शुरू होंगे। अच्छा, जो हमारे पास रेड बोन मैरो के जो है सेल्स होते हैं, वो हमारे पास माइलॉइड और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स जो है उनको बढ़ावा देते हैं और उनको राइज करते हैं। अच्छा, माइलॉइड सेल्स जो है ये वो सेल्स होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स, मोनोसाइट्स, ये इनकी प्रोडक्शन को जो है वो उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि जो हमने पढ़ा कि रेड बोन मैरो में हीमोपायोसिस होता है, तो ये बेसिकली इसी माइलॉइड और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स की वजह से होगा। माइलॉइड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे इन सेल्स जो हैं ये माइलॉइड इनका जिम्मेदार होगा। और जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स होते हैं ये बेसिकली लिम्फोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स के लिए जो है ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम लिम्फोसाइट्स की एक्सेप्शन को करें तो ये जो होते हैं हमारे पास, तो कहते हैं कि हमारे पास जो है रेड बोन मैरो से कुछ सेल्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो कि बाद में जो है वो डिवाइड नहीं होते। इसके अलावा जो है हमारे पास लिम्फोसाइट्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ये डिवाइड भी होते हैं और प्रोलिफरेट भी करते हैं। अच्छा, अब हम स्पेसिफिक रेड ब्लड सेल्स को डिस्कस करते हैं। इनका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 5.4 मेल में होता है, 4.8 मिलियन जो है वो फीमेल में होता है।
रेड ब्लड सेल्स का जो मेन फंक्शन है वो है ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी कि ये जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं या जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारे पास सर्कुलेटिंग होते हैं। इनके इनके शेप में बाइकनकेव डिस्क होते हैं। इनमें हमारे पास जो है हीमोग्लोबिन के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। ये ए न्यूक्लिएटेड यानी इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ये इनके अंदर बिल्कुल ऑर्गेनेल्स यानी इनके बहुत कम हिस्से होते हैं। तो आप लोगों ने रेड ब्लड सेल्स के ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ ग्लाइकोलिपिड्स यानी जब ग्लूकोज और लिपिड्स आपस में मिल जाएं तो ये जो है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है रेड ब्लड सेल्स की, तो ये फिर एज ए एंटीजन्स होते हैं जो कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के लिए जो है वो फिर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इनका जो साइटोसोल होता है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, यानी जो हमने हीमोग्लोबिन पॉकेट्स पढ़े कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी पिगमेंट है जो कि ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन को भी जो है वो जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। अगर हम इसके लाइफ स्पेन की बात करें तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है और साथ साथ ये रीजनरेट होते रहते हैं। अच्छा, अब अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन को जो है वो अपने साथ बाउंड कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें। अच्छा, हर एक रेड ब्लड सेल में हमारे पास टोटल 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो हैं एक रेड ब्लड सेल्स में जो है वो पाए जाते हैं। जब हम इसकी ब्रेकडाउन करते हैं तो ये जो आयरन होता है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन में, मसल फाइबर्स में चला जाता है, लिवर में, जहाँ पर हमारे पास जो है एक आयरन स्टोरेज प्रोटीन होती है जिसको हम फेरेटिन बोलते हैं। तो वहाँ से फिर दोबारा से इस जो आयरन है जो रेड ब्लड सेल्स है तो इसकी दोबारा से रिसाइकलिंग हो जाती है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बन जाते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास नॉन आयरन पोर्शन है यानी कि हीम जो है नॉन प्रोटीन पिगमेंट है इसका, ये बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। देन उसके बाद ये बिलिरोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, येलो ऑरेंज पिगमेंट। जिस तरह रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन के बाद उसका जो आयरन था, जो उसका प्रोटीन पार्ट था, वो दोबारा से रिसाइकल हो गया, लेकिन इसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है हीम, वो कन्वर्ट हो जाता है बिलिवर्डिन यानी एक ग्रेन पिगमेंट में और उसके बाद बिलिरुबिन में। अच्छा, ये जो जॉइंटस डिजीज़ है हमारे पास, ये वो डिजीज़ होती हैं कि ये जब बिलिरुबिन ब्लड लेवल में जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये तब होता है जब रेड ब्लड सेल्स की बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होने लगती है और इसका जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ये बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होकर बिलिरुबिन में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो बिलिरुबिन होता है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिवर को, वहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के जो अपने नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरियाज होते हैं वो बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये जो है ब्राउन पिगमेंट यानी स्टर्कोबिलिन में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं और फीसिस ये जो है फीसिस का जो कलर होता है ब्राउन, तो ये बेसिकली उस यूरोबिलिनोजिन की वजह से होता है जो कि उसको एक ब्राउन पिगमेंटेशन देता है और ये उसके साथ साथ जो है वो उस बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाता है। अब हम ब्लड सेल्स के सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं जो कि हैं ल्यूकोसाइट। ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में अपना किरदार अदा करते हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट सेल्स होते हैं एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स। इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और इनके ऑर्गेनेल्स भी बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये जो है ब्लड वेसल्स के इन एंड आउट मूव कर सकते हैं। अब इन एंड आउट ये कैसे मूव करते हैं कि ये जब हमारे पास बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आता है तो ये ब्लड के थ्रू जो है टारगेट साइट पर पहुंचते हैं, तो ये ब्लड वेसल से निकल जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाते हैं। उस इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर ये लोग लिम्फॉइड वेसल्स और लिम्फोटिक टिश्यूज के साथ मिल जाते हैं, लिम्फॉइड वेसल्स में ये मूव करते हैं। इस वजह से इनके अंदर ये एबिलिटी होती है। ये वो केमिकल्स हैं जो कि अगर कोई बॉडी जो है बैक्टीरिया एंटीजन किसी भी माइक्रोब की वजह से एंटीजन आ गया है, डैमेज उसने टिश्यू उसको डैमेज कर दिया है, तो ये केमिकल्स होते हैं जो कि खुद ब खुद अवेयर हो जाते हैं और आते हैं और उस एंटीजन को किल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ल्यूकोसाइट लेवल करें तो ये नॉर्मल लेवल इसका 4000 से 11000 है। एमसीक्यूज के लिए याद रखें।
अच्छा, अब अगर हमारे पास ल्यूकोसाइट लेवल्स जो हैं वो एब्नॉर्मल हो जाएँ, तो ये कैसे एब्नॉर्मल होंगे कि अगर हमारे पास एक एंटीजन है, वो आ गया है, तो हमारी बॉडी जो है वो उस व्हाइट ब्लड सेल्स की डिमांड को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर सबसे पहले आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को चेक करते हैं। तो जब ये व्हाइट ब्लड सेल्स की जो लेवल है वो अगर हाई है, इट मीन्स कि आपको उस जगह पर जो है वो इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, फिर एक और कंडीशन आती है कि उसमें ल्यूकोसाइड लेवल जो है वो बिलो 4000 हो जाता है। ये तब होता है कि जब हमारे पास जो है ड्रग्स की वजह से या किसी भी अदर फैक्टर्स की वजह से जब हमारे इम्यून सिस्टम पर जो है वो इफ़ेक्ट आता है, हमारे रेड बोन मैरो पे इफ़ेक्ट आता है, कोई भी ट्रॉमा हो गई है, इंजरी है, जो भी है। लेकिन जिसकी वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन है वो कम हो गई है, तो वो जो है उस कंडीशन में फिर हम उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। उसमें और जब हमारे पास ये जब बढ़ जाते हैं तो इट मीन्स कि ये इंडिकेट करते हैं इन्फेक्शन को। अब हमारे पास जो हमने ग्रेन्यूल्स पढ़े थे, तो अब वो ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे जिनमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में ही जो है वो हमने इसके फंक्शन पढ़ लिए थे। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। इनके फंक्शन भी हमने इसके टॉपिक में जो है वो डिस्कस कर लिए। इसमें हम दोबारा जो है एक ओवरथ्रू देंगे। ये इओसिनोफिल्स 2 से 4% होते हैं, रेड ब्लैक साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, एलर्जी कंडीशन में जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। बेसोफिल्स, जिसमें मैंने आपको बोला है कि आप माइक्रोबायोलॉजी में हाइपर सेंसिटिविटी टॉपिक देख लें, उसमें बेसोफिल्स जो हैं उनके अंदर हिस्टामिन होता है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो कि 60 से 70% वाइट ब्लड सेल्स में होते हैं, इनके अंदर जो है हमारे पास न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट्स आती हैं जिसमें हमारे पास टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं। ये बेसिकली हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एज अ पेट्रोल पुलिस काम करते हैं। ये घूमते रहते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, जिनमें नेचुरल किलर सेल्स हैं। ये फ्रीली मूव करते हैं और जहाँ कहीं भी इनको एंटीजन मिल जाए तो वहाँ पर ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं, यानी इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ये डायरेक्ट जाते हैं और उस एंटीजन को किल करते हैं। इसके कंट्रास्ट में जो टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में शामिल है। अब इसमें क्या होगी कि इसमें स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होगा, यानी कि एंटीजन आया है, इसको सिग्नल मिला है और ये उस सिग्नल के रिस्पॉन्स पे ये जाएंगे और उस एंटीजन को किल करेंगे। मोनोसाइट जो कि 3 से 8% तक वाइट ब्लड सेल्स पे कंसिस्ट होते हैं, ये भी एज अ मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस जो है फेगोसाइटोसिस का रोल करते हैं, यानी कि उस जो इन्फेक्शन है उनके जो कैजुअल एजेंट है उसको खाने की कोशिश करते हैं, वो उसको खा लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं और उसको एक्सक्रीड आउट कर देते हैं। अब हमारे पास जो है मोनोसाइट्स, जिस तरह हमने कहा कि ये जो है हमारे पास या तो फिक्स्ड होंगे या वेंडरिंग होंगे, यानी कि ये जो है फ्रीली मूवेबल भी हो सकते हैं और किसी टिश्यूज में फिक्स भी हो सकते हैं, इसलिए इसको हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं। अच्छा, इसी मोनोसाइट्स के अंदर हमारे पास एक और स्पेसिफिक प्रोटीन्स शामिल होते हैं जिनको हम एमएचसी बोलते हैं, यानी मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी एंटीजन्स। ये वो प्रोटीन्स होते हैं, ये वो जो है हमारे पास मोनोसाइट्स के हिस्से होते हैं जो एज अ सपोर्टिंग फंक्शंस उनके साथ परफॉर्म करते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, जब ये मोनोसाइट जो है किसी भी एंटीजन को किल कर देते हैं, इनगल्फ करते हैं, तो ये जो एमएचसी होते हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, यानी कि ये उस एंटीजन का एक हिस्सा जो है वो अपने ऊपर प्रेजेंट करते हैं और फिर ये जब फ्रीली पेट्रोल होते हैं पूरे वेसल्स में, तो ये डिफरेंट जितने भी हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको साथ साथ जो है वो बता रहे होते हैं कि इस तरह का एक एंटीजन आया है बॉडी में और आप लोग उसके लिए तैयार रहें। तो ये बेसिकली इसका ये एक अहम किरदार है और एक अहम फंक्शन है इसका। जो हमारे पास ये जो एंटीजन्स होते हैं तो ये हमारे पास बिल्कुल यूनिक होते हैं हर एक पर्सन के, यानी कि इसमें हमारे पास जो है हर एक पर्सन के अपने मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी प्रोटीन्स होते हैं, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग, उनके इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग, और जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनमें हमारे पास सेम होते हैं।
अच्छा, अब हम अपने थर्ड टाइप ऑफ ब्लड सेल्स की बात करते हैं, जो कि हैं प्लेटिलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स हम इनको कहते हैं। इनका जो नॉर्मल काउंट है, जो मैंने आपको बोला है कि इसको आपने ज़रूर याद रखना है, 150,000 से लेके 400,000 मिलीमीटर क्यूब। ये डिराइव होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स से, यानी कि ये वो सेल्स होते हैं जिसमें, अगर हमने रेड ब्लड सेल्स की बात की तो वो स्टेम सेल्स थे, माइलॉइड सेल्स थे। तो ये अब बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट सेल से ये डिराइव होंगे, और इनका मेन फंक्शन है क्लोटिंग प्रोसेस। इनकी जो लाइफ स्पेन है वो, जिस तरह रेड ब्लड सेल्स की 120 डेज था, प्लेटिलेट्स की 5 to 9 डेज है। एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब ये हीमोस्टेसिस, अब ये क्या है? हीमोस्टेसिस ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है वो किसी भी इंजरी में, किसी भी ब्लीडिंग को जो है वो स्टॉप करती है। इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, यानी इसमें जो होते हैं ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाए। प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन होती है, यानी इसमें प्लेटिलेट्स जो है उनकी एक्युमुलेशन होती है। जहाँ भी इंजरी हुई है ये वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर प्लेटिलेट जो है वो अपने आप को एग्रीगेट करते हैं, अपने आप को वहाँ पर एक्यूमुलेट करते हैं। इसके जो थर्ड फैक्टर है वो है कोगुलेशन कास्केड। इसमें क्या होती है कि जो हमने क्लोटिंग फैक्टर्स पढ़े हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये वहाँ पर आते हैं और फिब्रिन क्लॉट की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। और फिब्रिन क्लॉट की स्टेबलाइजेशन जो है वो हमारे पास जो है वो हीलिंग काज करती है, यानी कि ये जो क्लॉट होता है, फिब्रिन क्लॉट, ये वहाँ पर जो होता है वो मतलब बन जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, फिर ये स्टेबलाइज रहता है वहाँ पर जब तक वो जो ज़ख़म है, वो जो इंजरी है वो हील ना हो जाए, तो ये तब तक वहाँ पर जो है वो स्टेबलाइज होता है। अच्छा, अब हमारे पास वो डिसऑर्डर्स जब इस प्लेटिलेट की डिफिशियंसी की वजह से काज होते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जब हमारे पास ये प्लेटिलेट, जब इनके ब्लड काउंट में डिफिशियंसीज आ जाएं, तो ये ब्लड डिफिशियंसी की वजह से हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। हीमोफीलिया क्या होती है? ये हमारे पास ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, जो नॉर्मल फैक्टर्स हैं हमारे पास, जब ये फैक्टर्स मिसिंग होते हैं, ये फैक्टर्स ही बेसिकली जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसको स्टेबलाइज रखेंगे ताकि जब तक वो ठीक ना हो जाए। तो जब ये ब्लड क्लॉट फैक्टर्स इनकी डिफिशियंसी हो जाए, तो इसके नतीजे में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स यानी हीमोफीलिया काज हो जाता है। अच्छा, अनडिजायरेबल क्लॉटिंग यानी कि थ्रोम्बस, ये हमारे पास वो क्लॉट होता है जो कि किसी अनब्रोकन ब्लड वेसल्स में बन जाए, यानी कि वहाँ पर जब ब्लड वेसल्स जो है उसकी वो ब्रेक हो जाता है, तो तभी वहाँ पर क्लॉट बनता है। ये वो क्लॉट होता है जो बगैर ब्लड वेसल्स के ब्रेक हुए वो ब्लड क्लॉट जो है वो बन जाता है, जो कि आगे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस काज करता है, यानी कि ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ गई हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ब्रेन की तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं उनको जो है वो स्टॉप कर देगा, जिससे स्ट्रोक काज होगी, हार्ट अटैक हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये थ्रोम्बस हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है। अब हमारे पास आता है एम्बुलस, यानी ये वो एम्बुलस होता है, ये थ्रोम्बस की ही एक शेप है, लेकिन ये फ्रीली जो है ये मूव करता है, ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में जो होता है ये हमारे पास मूवमेंट करता रहता है। ये हमारे पास जो है ब्रेन में, लंग्स में, ये इसमें कॉम्प्लिकेशंस काज करेगा। थ्रोम्बस तो वो भी क्लॉट है, लेकिन वो एक जगह पर रहता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये हार्ट हो गया, कहते हैं ना कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट वाल्व इसमें प्रॉब्लम है, तो वो बेसिकली थ्रोम्बस होता है, वो फिक्स्ड होता है। एम्बुलेंस ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट करता रहता है पूरे ब्लड स्ट्रीम में, ये मूवमेंट करता है ब्रेन में, लंग्स में, हार्ट में, डिफरेंट जगहों पर जो है ये कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है। अच्छा, अगर हम वाइट ब्लड सेल्स काउंट की बात करें, तो ये वो काउंट होती है जब हमने जो 5 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स पढ़ी थी उसकी जो काउंट होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक इन्हीं काउंट को देखते हुए हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने कहा कि एंटीजन आता है बॉडी में, ग्रो करता है अपने आप के, जो है इन्फेक्शन काज करता है, उस इन्फेक्शन के नतीजे में हमारी बॉडी जो है वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज करती है। तो जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम जो है उसका लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, उस लेबोरेटरी टेस्ट में हम उनके वाइट ब्लड सेल्स काउंट को देखते हैं। अगर वो सही है तो इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और अगर वो जो है वो जो काउंट है वो ज्यादा हो गया, इट मीन्स कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है।
अच्छा, ये वही जो है हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हमने पढ़ी हैं। अब इनकी हाई काउंट और लो काउंट ये क्या इंडिकेट करेगी? न्यूट्रोफिल्स की हाई काउंट जो है वो इन्फेक्शन को, बर्न को, स्ट्रेस को, इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करेगी, और इसकी जो लो काउंट है वो रेडिएशन एक्सपोजर को, ड्रग की टॉक्सिसिटी को, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को, या SLE को, यानी कि सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें बॉडी जो है वो अपने ही हेल्दी टिश्यूज को जो है वो किल करने लगती है। तो इसके लो काउंट जो है वो यानी सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस को भी जो है वो इंडिकेट करती है। लिम्फोसाइट्स के हाई काउंट वायरल इन्फेक्शन को और ल्यूकीमिया को इंडिकेट करेगी, और इसका जो लो काउंट है वो ये इंडिकेट करेगा कि इम्यूनो सप्रेशन हो गया है, कोर्टिकोल जो है कोर्टिसोल यूज जो है वो ज्यादा हो गया है या कम हो गया है। मोनोसाइट्स की हाई काउंट वायरल फंगल इन्फेक्शन को, ट्यूबरक्लोसिस को, ल्यूकीमिया, क्रोनिक डिजीज को इंडिकेट करेगी, और इसकी जो लो काउंट है वो बोन मेरो सप्रेशन को, कोर्टिसोल यूज को इंडिकेट करेगी। यूसोनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस के साथ, जिस तरह बेजोफिल्स और यूसोनोफिल्स हैं, तो ये एलर्जिक रिएक्शंस को, पैरासिटिक इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज को, इसका हाई काउंट इसको ये इंडिकेट करेगा। अगर ये लो काउंट में है तो इट मीन्स ड्रग टॉक्सिसिटी है या स्ट्रेस है। बेजोफिल्स जो कि हाई काउंट में एलर्जिक रिएक्शंस, कैंसर, हाइपोथायरॉयडिज्म को शो करेगा, और इसका जो लो काउंट है वो प्रेगनेंसी, ओवल्यूशन और या हाइपरथायरॉयडिज्म को जो है ये शो करेगा। ये जो आप लोग हाई काउंट और लो काउंट इंडिकेशन है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए जो है वो याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम है, यानी कि इसमें क्या होती है, इस ब्लड ग्रुप सिस्टम यानी कि ग्लाइकोलिपिड एंटीजन्स, इसके बेस पर जो है वो हम इसको डिवाइड करते हैं। यानी कि वो लोग जिनमें एंटीजन ए होता है उनके रेड ब्लड सेल्स पे, उनको हम टाइप ए ब्लड ग्रुप वाले कहते हैं, और वो लोग जिनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन बी होता है तो उनको हम टाइप बी ब्लड ग्रुप वाले कहते हैं, और वो लोग जिनके एंटीजन्स के ऊपर ए भी होता है और बी भी होता है तो उनको हम कहते हैं कि आपको ए बी ब्लड ग्रुप है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, इसका ए बी है। तो ये बेसिकली वो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है जिनको हमने ग्लाइकोलिपिड एंटीजन, उनके रेड ब्लड सेल्स पे एंटीजन्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो हमने उनको क्लासिफाई किया है। अच्छा, जब ये दोनों एंटीजन्स हमारे पास नहीं होते उन लोगों को फिर हम टाइप ओ कहते हैं। ये जो एंटीजन है इनको हम एग्लियोटिनोजिन भी कहते हैं। बेसिकली इसी एग्लियोटिनोजिन के बेस पर जो है वो हम ब्लड ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि अगर एंटीजन ए है, बी ग्रुप बी जो है वो ए होगा, एंटीजन बी है तो बी हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, दोनों है तो ए बी, और दोनों प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास ओ हो जाएगा। अब हमारे पास जो है एंटीबॉडीज जो हैं, यानी एंटीजन के लिए जो है वो हमारे पास एंटीबॉडीज जो हैं हमारे बॉडी के अंदर हैं, हमारे प्लाज्मा के अंदर हैं, वो एंटीजन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब ब्लड ग्रुप ए है, अब इसके लिए अब इट मीन्स कि इसमें एंटीजन ए है तो इसकी जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी बी होगी, और जो ब्लड ग्रुप बी है उसका एंटीजन बी था तो उसके लिए जो एंटीबॉडी होगी वो ए होगी। अच्छा, अब जिसमें दोनों एंटीजन मौजूद थे, यानी जो ब्लड ग्रुप ए बी था इसमें ए एंटीजन भी है और इसमें बी भी मौजूद है, तो इसके लिए कोई एंटीबॉडी जो है वो नहीं बनेगी। अच्छा, अब जो ब्लड ग्रुप ओ है, अब इसमें दोनों नहीं है, यानी इसमें एंटीजन ए भी नहीं है, एंटीजन बी भी नहीं है, तो इसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो ए एंड बी बनेगी। इसको याद रखने का सबसे इजी मेथड यही है कि इसके उलट को याद कर लो। ए का उलट बी है, बी का उलट ए है, ए बी का उलट कुछ नहीं है, और ओ का उलट जो है ए बी है। तो इसको आप लोग एंटीजन और एंटीबॉडी को याद रखोगे। अब आप लोग इस टेबल को गौर से देखें। इस टेबल में हमारे पास है एंटीजन, यानी कि ये हमारे पास जो है रेड ब्लड सेल्स है और इस पर जो है वो ए एंटीजन जो है वो लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये ब्लड ग्रुप ए है और इसका जो एंटीबॉडी है वो बी है। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स है इस पर एंटीजन बी लगा हुआ है तो इसकी एंटीबॉडी जो है वो ए है। ये एंटीजन ए और बी दोनों हैं, यानी कि ये ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ये दोनों लगे हुए हैं तो इसका कोई एंटीबॉडी नहीं है। और टाइप ओ में जो है हमारे पास इस पे ये खाली है, इस पे ना ए लगा हुआ है ना बी लगा हुआ है, तो इसकी एंटीबॉडी हमारे पास ए भी है और बी भी है।
अच्छा, ये जो ब्लड ग्रुप अभी तक आप लोगों ने पढ़े तो ये नॉर्मल ब्लड ग्रुप होते हैं, जिनको हमने जो है एंटीजन बेस पे ये जो एग्लूटिनोजिन है इस बेस पर हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। अब आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमारे पास कुछ आरएच ब्लड ग्रुप्स शामिल हो जाते हैं, यानी कि ये वो ब्लड ग्रुप है जिनको हमने एग्लूटिनोजिन डी के बेस पर जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर वो प्रेजेंस है और अगर वो एब्सेंट है। प्रॉब्लम हमारे पास तब आती है कि जब इनकी मिक्सिंग हो जाती है, यानी इसका क्या मतलब है? एग्लूटिनोजिन यानी आरएच एंटीजन डी, ये जो जिस ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और जिस ब्लड ग्रुप में ये प्रेजेंट नहीं होगा तो वो हमारे पास नेगेटिव होगा। अब यहाँ तक तो बात ठीक है। प्रॉब्लम इनमें तब आती है जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये जब आपस में जो है वो मिक्स हो जाते हैं। इसका जो ज़्यादातर ख़तरा होता है वो प्रेगनेंसी में होता है, क्योंकि ये अगर मदर के ब्लड में जो है ये जो आरएच एंटीजन है ये पॉजिटिव है, ये मौजूद है, और जो फादर है वो पॉजिटिव यानी कि मदर के ब्लड में आरएच नेगेटिव है, यानी वो मौजूद नहीं है। फादर के ब्लड ग्रुप में आरएच पॉजिटिव है, तो वो जो बच्चा होता है वो अपने फादर का जो है आरएच पॉजिटिव जो है वो इनहेरिटेड कर लेता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग फिर से एक पॉइंट में क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि फिर आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है मदर की बॉडी में आरएच नेगेटिव है, इट मीन्स कि इसमें वो जो एंटीजन डी है वो नहीं शामिल है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है। फादर के ब्लड ग्रुप में एंटीजन डी शामिल है, वो पॉजिटिव है, और अब बच्चे ने जो है वो आरएच पॉजिटिव फैक्टर जो है वो इनहेरिट किया है। अब क्या होगा? अब ये जो मदर की बॉडी में जो आरएच नेगेटिव है और इसके अंदर जो बच्चा है, अनबॉर्न जो चाइल्ड है, अब उसके अंदर जो है वो आरएच पॉजिटिव है, तो जब पहली प्रेगनेंसी होगी तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब डिलीवरी में जब बच्चा जो है वो डिलीवर हो रहा होगा तो उस टाइम पे मदर और बेबी दोनों का जो ब्लड होता है वो मिक्सड अप हो जाता है। तो वो जो बेबी था, वो जो फर्स्ट बेबी था, वो तो सही डिलीवर हो जाएगा, लेकिन उसमें जो मदर और बेबी का जो ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है तो मदर का इम्यून सिस्टम उस बेबी के पॉजिटिव ब्लड को एज अ एंटीजन कंसिडर करती है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो है क्योंकि वो खुद नेगेटिव होती है ना, कि वो खुद नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ होती है, तो उसके जो एंटीजन होते हैं तो वो बेबी के पॉजिटिव आरएच फैक्टर को जो है वो एज अ दुश्मन कंसिडर कर लेते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो हैं वो बना लेते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर वो जो पहला बेबी है वो तो सही से डिलीवर हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी ना, उसमें मदर की बॉडी ने पहले से जो फर्स्ट डिलीवरी में जो एंटीबॉडीज़ उसने बना लिए थे कि हाँ ये दुश्मन आया था, ये दुश्मन है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाओ। तो जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो वो आरएच पॉजिटिव होगा। उस आरएच पॉजिटिव की वजह से हमारे पास क्या होगी कि वो जो मदर के इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडीज़ होंगे तो इसके नतीजे में आईजीजी प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास फर्स्ट एंटीबॉडीज होती हैं आईजीजी और आईजीएम, जो कि एंटीजन पर सबसे पहले अटैक करती हैं। तो इनमें जो आईजीजी होती हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। तो जब वो क्रॉस करती है वो उसी बेबी को जो है वो उसी के पेट के अंदर ही उसको मार देती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो आरएच पॉजिटिव ब्लड है ये दुश्मन है। पहले से इन्होंने सिपाही एंटीबॉडीज बनाए होते हैं। जैसे ही सेकंड दफा पे सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो ये उस बेबी को जो है वो किल कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसके लिए फिर स्पेसिफिक रोगेन जैसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ताकि वो इंजेक्शन किस लिए लगाए जाते हैं, ताकि वो मदर के जो ब्लड होती है उसको बेबी के ब्लड से अनअवेयर रखती है। जो रोगेम इंजेक्शन मदर को लगाया जाता है उसका मेन मकसद ये होता है कि उसमें जो हमारे पास मदर का इम्यून सिस्टम है उसको इस बात से अनअवेयर रखा जाता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर वाले मौजूद है। तो जब इम्यून सिस्टम अनअवेयर होता है तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता और वो उस बच्चे को किल नहीं करता। और अगर मदर ये इंजेक्शन नहीं लेती तो उसके पहला बेबी तो सही हो जाएगा, लेकिन उसका जो सेकंड बेबी होगा उससे लेकर उसके जितने भी बार भी प्रेगनेंसी होगी वो बच्चे जो है वो मदर के पेट में ही उनको किल कर देंगे। अच्छा, अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ये जो इससे पहले पार्ट में हमने बहुत डिटेल से पढ़े थे, इसमें हमारे पास आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं।
आर्टरीज मज़ीद क्लासिफाइड होती है आर्ट्रियोल्स में, जो कि हार्ट से जो है वो ब्लड को बॉडी तक लेकर जाती है, बॉडी टिश्यूज़ तक। कैपिलरीज, इनमें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स और गैस एक्सचेंज होता है। वेन्स क्लासिफाई होते हैं वेन्यूल्स में, जो कि पूरी बॉडी से ब्लड को जो है वो हार्ट की तरफ लेकर आते हैं। अच्छा, अब एक यहाँ पर भी एक पॉइंट याद रखें, वो जो हमने पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज पढ़ी थी कि वो हमारे पास एक ऐसी आर्टरीज और वेन्स है जो उलट काम करती हैं, और ये सिर्फ हार्ट में ऐसा होता है कि पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं और पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड। बाकी आर्टरीज, वेन्स, इन सब का जो है वो काम यही है जो आप लोगों को स्लाइड पे नज़र आ रहा है। ये हमारे पास आर्टरीज है जो आर्ट्रियोल्स में हो जाते हैं, फिर कैपिलरीज में, फिर वेन्यूल्स और फिर वेन्स में। तो यहाँ पर इनकी जो है वो फ्लो होती है। अच्छा, अगर हम ब्लड वेसल्स के लेयर्स की बात करें तो हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है इंटिमा, मीडिया, एडवांशिया, यानी ये हम अंदर की साइड से बाहर साइड की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे इनर लेयर जो होती है एंडोथेलियल सेल से बनी होती है, जो मीडियम लेयर होती है वो स्मूथ मसल सेल से बनी होती है, और जो बाहर की लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। आर्टरीज हमारे पास जो है वही जो ब्लड को हार्ट से जो है अवे लेकर जाएंगे, दूर लेकर जाएंगे बॉडी की तरफ। लार्जेस्ट आर्टरी हमारे पास जो है वो आयोटा होती है। अच्छा, जो आर्टरी का जो मिडल लेयर होती है, यानी कि जो हमारे पास मीडिया, तो ये स्मूथ मसल से बनी होती है, जो कि ब्लड फ्लो को, ब्लड प्रेशर को जो है ये रेगुलेट रखते हैं। आर्टरियोल्स जो है ये आर्टरीज की ही आगे क्लासिफिकेशन होती है, जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट हो सकते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। ब्लड प्रेशर लो है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई है, डायलेट हो जाएंगे। ये हमारे पास जो भी हमने पढ़े हैं आर्टरी, आर्टरियोल्स, इसके बाद इसके वेन्यूल्स, वेन, ये सारी चीज़ें हमारे पास शामिल हैं। ये जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं इनको हम रेड से जो है डिनोट करते हैं, रेड कलर इनका होता है। ये हमारे पास डिफरेंट आर्टरीज हैं जो कि हमारे बॉडीज़ में जो है होती हैं। वेन्स जो होती हैं वो हमारे पास ब्लूइश कलरेशन होती है, और ये हमारे पास वो तमाम वेन्स हैं जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। और यहाँ तक थी आज की वीडियो, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।